गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आपने कुछ एट्थ में तो पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है। लॉज ऑफ मोशन तो नहीं पढ़ा होगा, फोर्स तो पढ़ा होगा एट्थ क्लास में। थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे और थोड़ा सा हम नाइन्थ का बताएंगे इसमें। आज इंट्रोडक्शन क्लास है चैप्टर की। ध्यान से सुनेंगे तो आगे की बातें भी ध्यान से समझ में आएंगी। तो जो फोर्स है बता देते हैं फोर्स क्या है। आपने एट्थ में जो पढ़ा था वो था आप पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। या थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हम कहेंगे एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल that changes or tends to change the state of motion or of rest or direction of or direction or dimension of the बॉडी। मेरे बच्चे जरा ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तब समझ में आएगा। एन एक्सटर्नल एफर्ट यानी कि ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, या तो पुश हो, पुश किसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट की ओर लगा जाए, ये है पुश। और पुल किसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट से अभी फ्रॉम द हो, दूर की ओर खींचा जाए, इसे कहते हैं पुल। डेट चेंजेस जो चेंज करता है और अथवा टेंड्स टू चेंज करने का प्रयास करता है द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट को या रेस्ट की स्टेट को, या फिर डायरेक्शन को चेंज करने का, या फिर डायमेंशन यानी कि उसकी हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट को चेंज करने का। फॉर एग्जांपल जब हम हथौड़े से मारते हैं फोर्स तो लगता ही, तो उसमें जो है जब हम लोहे के ब्लॉक पे रेड हॉट जब ब्लॉक होता है मारते हैं तो वहाँ पर उसका डायमेंशन चेंज होता है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जब हम बॉल को बैट से मारते हैं तब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जब हम बॉल को कैच करते हैं तो वो मोशन से रेस्ट में आती है, और जब हम बॉल को बॉलिंग करते हैं तो रेस्ट से मोशन में आता है। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल है, जो कि ये सारी चीज़ें कर सकता है। आया मेरी बात समझ बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स कितने तरह के होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स अगर देखा जाए दो तरह के होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ऐसे फोर्स जो सिर्फ कॉन्टैक्ट करने पर ही लगते हैं, तो वो होते हैं अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और है नॉर्मल रिएक्शन।
देखिए ये तीनों में जो अंतर है मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे ये कैसे कौन से होते हैं ये। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम जो है फोर्स अप्लाई करें उसको मोशन में लाने के लिए, या पुश करें या पुल करें, वो बात उसमें कोई वो मतलब नहीं है, तो उसको अप्लाइड फोर्स कहेंगे। और वही ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है इधर की ओर जाएगा, डायरेक्शन चलेगी, तो इसके सरफेस से इधर की ओर एक फोर्स लगता है, इसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। और इस फोर्स का जो वेट है वो नीचे की ओर तो होगा, WEIGST, वेट नीचे की ओर होगा। तो ये जो सरफेस है इसको बरकरार इस सरफेस पे यानी कि वो रखने के, बैलेंस रखने के लिए, जैसे ये पेन है, पेन मेरे हाथ पे है तो पेन नीचे की ओर तो फोर्स लगा रहा है, तभी तो मुझे पेन को ताकत से रोकना पड़ रहा है। तो जो मैं ताकत ऊपर की ओर लगा रहा हूँ उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। मेरे बच्चों समझ में आई बात? नहीं यार, ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स का दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप था। आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनको लगाने के लिए कॉन्टैक्ट का आवश्यकता नहीं होता है, वो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, या फिर अगर हम बॉल को जो है ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे अर्थ तक आता है बॉल, तो वो ग्रेविटी है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जांपल है। तो तब भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है अर्थ के बीच में और बॉल के बीच, तब भी फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो है कि जैसे प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जेक्ट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं वो। फॉर एग्जांपल जब हम अपने स्केल को बालों पर रगड़ के और पीस ऑफ पेपर पे अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो कांटेक्ट हो जाता है, उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, तो उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक एग्जांपल है। तीसरा है इसमें कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने देखा ही मैग्नेट और आयरन में दूर से ही फोर्स लगता है, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। अब फोर्स के दो दूसरी कैटेगरी में और कैटेगराइज किया गया है, वो है बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि ये तो फोर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, बैलेंस फोर्स फिजिकल प्रॉपर्टी पर कैटेगराइज किया गया है। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्सेस हैं, मान लीजिए इस पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है हमेशा जीरो होता है, इसका कोई रिजल्टेंट नहीं बनता। क्या नहीं बनता? इसका रिजल्टेंट नहीं बनता। तो इसलिए कि इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो होती है ये, क्या? बैलेंस्ड फोर्स do not cause any change in motion they are equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन।
मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल का मतलब इसका वैल्यू मान लो 5 न्यूटन इधर से लग रहा है तो 5 न्यूटन इधर से लगेगा और डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। इसका कोई भी मोशन का कोई कारण नहीं बनेगा, यानी रिजल्टेंट हमेशा जीरो रहेगा, उसे बैलेंस्ड फोर्स कहा गया है। दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स को हम ऐसे कैटेगराइज करेंगे, मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, कितना न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो इधर की ओर होना शुरू हो जाएगा। सब जानते हैं, तो छोटा सा एग्जांपल है। तो ऐसा फोर्स, ऐसे फोर्सेस जिनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकल के आए तो उनको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा गया है। तो हम लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स cause forces cause change in motion, they are not equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन। ठीक है, तो नीचे हो गया, फिर से तो ये नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, आपको दिख गया होगा। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कॉज चेंज इन मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आगे टॉपिक आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है द टेंडेंसी of object to remain in a state of rest or to keep moving uniformly. It's called इनर्शिया। ध्यान से देखिए, इनर्शिया को समझने के लिए बड़ा ध्यान यहाँ पे जरूरी है। इनर्शिया नहीं समझ पाते बच्चे पूरी जिंदगी। इनर्शिया का मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है रेस्ट में, मतलब ये यहीं रखा हुआ है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को मेरे को आगे इधर की ओर चलाना पड़े, इधर मोशन में चाहता हूं मैं, तो जब मुझे मोशन में चाहना है तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही जो फोर्स है ये लगाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये अपनी स्टेट जो रेस्ट है उसको रखना चाहता है ना, तभी तो फोर्स लगाना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क नहीं करना चाहता तो उसको करवाने के लिए, वो तो होमवर्क करना नहीं चाहता, उसको करवाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो जो उसकी टेंडेंसी है कि वो होमवर्क नहीं करना चाहता, वही इनर्शिया है। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, मान लीजिए जैसे कि बॉल थी, बॉल को जो अगर मैं नहीं रोकूं, कैच ना करूं, तो फिर वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये बात दूर है कि अगर आप नहीं लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स रुक क्यों जाएगी, तो उसके लिए और अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर का प्रेशर लगता है, अगर ज़मीन पे चल रही है तो अर्थ से, उसके अर्थ सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो रुक जाती है।
अगर इनको नेगलेक्ट कर दिया जाए, अगर ये हटा दिया जाए, तो अगर कोई बॉल मोशन में आ जाए, कोई चीज़ मोशन में आए तो मोशन में ही चलती रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। इसी को इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं मेरे बच्चों। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे लीव्स पड़ी हुई, छोटी छोटी पत्ते पड़े हुए हैं, और ये रेस्ट में है। मान लीजिए इस पे कोई बाहरी बॉल आके गिरा, क्या गिरा, बॉल आके गिरी, तो ये है नेट, क्या है, नेट, जाल है। इस जाल पे पत्ते पड़े हुए, जाल पे नेट बॉल आके गिरेगा तो ये पत्ते ऊपर की ओर रह जाएंगे। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, मतलब ये ऊपर ही रहना चाह रहे थे, फिर बाद में गिरेंगे ये। इनर्शिया ऑफ मोशन में मान लीजिए कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और कार चल रही है। जैसे ही हमने ब्रेक लगाए, तो जब ब्रेक लगाए तो व्यक्ति कार के साथ चल रहा था ना, तो एक साथ आगे की ओर हो जाता है, क्योंकि वो आगे चल रहा था तो उसको वो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। ऐसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी फोर्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम, फिर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मोमेंटम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से जो है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में समझना पड़ेगा हमको। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।